हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी रूट पर। तो दोस्तों, ये रिवीजन क्लास आप क्लास 10th स्टूडेंट के लिए है जो इस बार 2026 में फरवरी माह में एग्जाम देने वाले हो। खास करके ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है जो स्टूडेंट मैथ में अपने आप को कमज़ोर मानते हो, है ना। ज़्यादातर मतलब हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहते हो, सोचते रहते हो कि बोर्ड एग्जाम में नंबर कैसे होगा, मैथ सब्जेक्ट में नंबर कैसे आएगा, मेरे परसेंटेज घट जाएगी, है ना। तो ये रिवीजन क्लास, मैथ की जो रिवीजन क्लास अभी जो चल रहा है डेली बेसिस पे, जो वीडियो आपके सामने आ रहा है, तो ये वीडियो खास करके उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ना। यहाँ सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको कंसेप्ट भी सिखाते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर बोर्ड लेवल तक का कंसेप्ट भी सिखाते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन भी बनाते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है या पूछने की संभावना है, और ऐसे ही क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसके जरिए मैं आपको कंसेप्ट भी तो सिखा रहा हूं। यदि मैथ रिवीजन करना चाहते हो तो वीडियो को देखिए, और साथ ही साथ वीडियो को शुरू करने से पहले आप पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए। तो चलिए, यदि आप लोग तैयार हैं इस वीडियो के साथ में अपना मैथ की प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, तो पेन कॉपी लीजिए और बैठिए। देखो, रिवीजन करने का मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि जैसे जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो मेरे बनाने से पहले आप खुद से ट्राई करना, क्योंकि आपके हाथ में पेन है, कॉपी है, तो मेरे बताने से पहले आप खुद ट्राई करना, है ना। और फिर देखना कि मैं जो यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहा हूँ क्या आपने वैसे ही बनाया, क्या आपने यही सोचा था, आपने यही कंसेप्ट अप्लाई किया था, है ना। तो इस प्रकार से आपकी मैथ की रिवीजन हो जाएगी। और यहाँ पे क्वेश्चन मैं रेंडम सेलेक्ट करता हूँ। मैथ में जितनी भी चैप्टर आपने पढ़ी है, चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन आते रहता है, तो इस प्रकार से आपके होल सिलेबस का भी रिवीजन होते रहता है। और ये क्वेश्चन डेली लगभग 20 क्वेश्चन का मैं सेट वीडियो बना रहा हूँ, तो ये लगभग आपको डेली एक करके डेली बाय डेली आपके सामने वीडियो आते रहेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा और बीटा जो समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, इसका शून्यक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बताइए कितना होगा, है ना। सिंपल सी बात है सर कि यदि ये क्वेश्चन हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का भाग दो तो अल्फा कट जाएगा बीटा, और बीटा से भाग दोगे तो अल्फा। मतलब ये आपको दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखो, यदि आपने द्विघात समीकरण को प्रैक्टिस किया है, द्विघात समीकरण को बनाया है, समझा है ना, तो ठीक है। नहीं समझे हो तो अभी जान लो। द्विघात समीकरण क्या होता है दोस्त, ये जो समीकरण है ना, ये द्विघात समीकरण है। इसका जनरल रूप है ना, सामान्य रूप, इसको मानक रूप में हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। और द्विघात समीकरण है तो दो गो शून्यक होगा, अल्फा और बीटा मान लेते हैं, चाहे x1 और x2, है ना। तो इसमें हम लोग याद रखते हैं कि दो शून्यकों का जोड़ जो होता है ना, वो माइनस बी बट्टा ए होता है। एक्स का गुणांक बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, माइनस बी बट्टा ए। जब दोनों शून्यक को जोड़ोगे या दोनों शून्य को आप गुणा करोगे तो ये होगा सी बटा ए, है ना। अच्छा, ये भी आपको पता होगा कि सर शून्य हम कैसे निकालते हैं, तो शून्य जब निकालना होगा ना तो ऐसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा में 2a। इस डी को दोस्त विवेचक बोलते हैं। ये विवेचक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। abc क्या है ये मैंने बताया आपको। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, एक्स का कोफिशिएंट b होता है, और ये c कांस्टेंट टर्म होता है ना। अब ये चीज यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ से आप जान लो। यहाँ से यदि हम कंपैरिजन करके लिखिए तो देखो, a का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, a का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, x का गुणांक प्लस 1, और c का वैल्यू हम लिखेंगे -2, है ना। मतलब यहाँ से यदि हम अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस बी बटा ए, मतलब माइनस बी कितना 1 बटा ए कितना 1, -1, और अल्फा गुने बीटा यदि हम लिखेंगे मेरे भाई तो ये कितना होता है सी बटा ए। मतलब सी कितना है, सी है -2 और ए है 1, मतलब -2। अब यदि ये दोनों वैल्यू हम फाइंड कर लिए, है ना, ये दोनों वैल्यू यदि हम फाइंड कर लिए तो यहाँ पे रख देते हैं कितना, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -1 और अल्फा गुने बीटा का मान -2। देखो, ऊपर में भी माइनस और नीचे में भी माइनस, तो इसको कैंसिल कर देते हैं तो कितना होगा 1/2। जो हमसे पूछा जा रहा था 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू कितना होगा, तो 1/2 होगा। ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन है इसका ए नंबर आंसर सही हो। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है,
क्वेश्चन में कह रहा है कि पी एक्स एक बहुपद है जिसका वैल्यू इतना है जो 0 के बराबर है ना। यदि इसको हम ऐसे लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 है ना, तो कह रहा है कि इसका दो गो शून्यक जो है सो ए और बी है, दो शून्यक ए और बी है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ए गुना बी का वैल्यू बताइए कितना होगा। अभी जस्ट इससे पहले हम दोस्त चर्चा किए थे मेरे भाई, इससे पहले देखो जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे ये कौन सा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण। कौन सा है, द्विघात समीकरण। और वहां पे हम आपको बताए थे कि यदि अल्फा बीटा दो शून्यक है, मूल है, रूट है उसका, तो दोनों का गुना क्या होता है, सी बटा ए होता है ना। कितना, सी बटा ए, मतलब दोनों का गुना कितना होगा, सी बटा ए। अब इसमें ध्यान से देखो सी क्या है, ए क्या है। सी किसको बोलेंगे हम, कांस्टेंट टर्म को, कितना 5, और ए किसको बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का जो गुना है, कितना ए, मतलब ए गुना बी कितना होगा 5, ए गुना बी कितना होगा 5 होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है ए नंबर में दे रखा है 5। क्वेश्चन कह रहा है कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगा। दो परिमेय संख्या के बीच में दोस्त अनंत परिमेय संख्या होता है ना। मान लो ये एक परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को छोड़ के सब परिमेय संख्या है ना। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपरिमेय संख्या 3 प्रकार का ही होता है। अपरिमेय संख्या क्या सब होता है, अपरिमेय संख्या सबसे पहला याद रखना आप पाई, ये अपरिमेय संख्या है। दूसरा याद रखना रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, रूट अंडर 7, ये जो भी दिख रहा है मतलब ये वो नंबर है ना जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है ना। तो एक ये वाला अपरिमेय संख्या, एक ये वाला नंबर अपरिमेय संख्या, और दूसरा कैटेगरी दशमलव वाला होता है। जैसे हम लिखते हैं 2.31421621743 ऐसे है ना। कहने का मतलब यह है कि दशमलव अशांत हो, दशमलव अशांत हो और नंबर रिपीट नहीं करे, नंबर रिपीट नहीं करे, मतलब आगे आने वाला नंबर का अता पता नहीं है। हम नहीं बता सकते हैं कि अगला नंबर कौन सा आने वाला है। जैसे यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं 13.571571571, तो यहाँ पे पता है देखो दशमलव अशांत है मतलब बहुत ही नंबर आने वाला है, लेकिन क्या आएगा तो 571 आएगा। क्या आएगा, 571 आएगा। यहाँ पे आप नहीं बता सकते हो क्या आएगा। तो इस प्रकार का नंबर भी अपरिमेय संख्या होता है। ये नंबर नहीं होगा, ये वाला नंबर नहीं होगा, ये वाला नंबर। तो यही 3 प्रकार का नंबर अपरिमेय संख्या होता है, एक पाई, एक रूट वाला और एक ये, इसको याद रखिएगा। तो ये 3 को नंबर को आप छोड़ दोगे ना तो बाकी जो भी नंबर है इस 3 के अलावा बाकी जिस किसी भी नंबर को आप जानते हो, 2, 4, 10 बट्टा में, दशमलव में, जो भी नंबर आप जानते हो सब के सब परिमेय संख्या है ना। तो इसके बीच में दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होगा, अनंत परिमेय संख्या होगा है ना। दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन कह रहा है किसी बारंबारता का बहुलक हो सकता है। तो बारंबारता जो दिया रहेगा मेरे भाई, तो उसमें बहुलक के लिए आप देखना कि कौन सा आंकड़ा बहुत ज्यादा दिया हुआ है ना। जो आंकड़ा बहुत ज्यादा दिया होगा उस आंकड़ा का बारंबारता मतलब बहुलक वही होगा है ना। तो अधिकतम बारंबारता वाला संख्या क्या होगा, दिया गया आंकड़ा का बहुलक होगा। मतलब इसका आंसर जो है सो इसमें सी होगा, इस प्रश्न का आंसर सी होगा है ना। अधिकतम बारंबारता जो दिया रहेगा वही उसका बहुलक होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजा वृत्त को टच कर रहा है। मान लो ये एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं है ना। ऐसी चतुर्भुज को हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, लेकिन बोल रहा है इसकी प्रत्येक भुजा जो है सो एक वृत्त को टच करे है ना। यहाँ पे ये भुजा तो इस वृत्त को टच नहीं कर रहा है, यदि इसको टच करवाना चाहे तो इसके लिए हम इसको ऐसे यहाँ से खींच लेते हैं। चलिए तो अब देखिए ये क्या है कि समांतर चतुर्भुज है और वृत्त के चारों साइड टच कर रहा है। कहने का मतलब ये है भाई कि ये समांतर चतुर्भुज है तो ये और ये तो बराबर होगा ही होगा, साथ ही साथ ये और इसके बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा बराबर होता है और समांतर होता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, साथ ही साथ समांतर भी होगा। लेकिन वृत्त के केस में क्या कह रहा है,
कि चारों तरफ से छू रहा है, चारों तरफ से छू रहा है। तो आपको तो पता है यहाँ से यहाँ हम वृत्त को डायमीटर बोलते हैं, व्यास। तो ये जो व्यास है तो ये भी तो व्यास होगा, तो जितना लंबा ये व्यास उतना ही लंबा ये व्यास, मतलब ये इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। लेकिन दूसरी तरफ वृत्त में आप देखोगे तो ये व्यास और ये भी व्यास, तो जब दोनों व्यास है तो ये बराबर ही होगा, मतलब ये चारों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो चारों भुजा बराबर है, लंबाई चारों भुजा का क्या है, बराबर है, साथ ही साथ समांतर है। तो ऐसी चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज। ऐसी चतुर्भुज को समचतुर्भुज बोलेंगे, है ना। समचतुर्भुज मतलब जिसके चारों भुजा बराबर होगा, चारों भुजा बराबर होगा। अच्छा, अब यहाँ से वर्ग के बारे में मत सोच लेना, है ना। समचतुर्भुज और वर्ग में क्या अंतर है, देखो वर्ग का भी चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन वर्ग में चारों कोण भी 90 डिग्री होता है, चारों कोण भी 90 डिग्री होता है। समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन कोण 90 डिग्री होगा इस बात की गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सही कह रहा है कि एक बिंदु दिया हुआ है जिसका नियामक 2, 3 है। बोल रहा है इस बिंदु का दूरी मूल बिंदु से कितना होगा। ये मान लो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो बोल रहा है मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लो दोस्तों कि मूल बिंदु होता क्या है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे कटता है इस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या होगा, मूल बिंदु, है ना। अब रही नियामक की बात, तो नियामक के लिए पहले हम x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं, पहले x उसके बाद y। अब देखो ये नियामक x क्या होता है, y क्या होता है। मूल बिंदु को 0 बोलते हैं, मूल बिंदु को 0। यदि x पे भी हम गिनती शुरू करेंगे ना, तो x के लिए 0, फिर 1, 2, 3, 4, इसी तरह से हम गिनती शुरू करेंगे। y के लिए भी गिनती शुरू करेंगे ना, तो y के लिए देखो 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, इसी तरह से गिनती शुरू करेंगे। तो मूल बिंदु के लिए दोस्त नियामक देखेंगे तो नियामक क्या हो गया, x भी 0 और y भी 0। तो मूल बिंदु का नियामक कितना, 0, 0। तो बोल रहा है इस मूल बिंदु से इसकी दूरी कितना होगा। तो दूरी फार्मूला दोस्त याद रखना आप, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। यदि एक बिंदु का नियामक x1 है और y1 है और दूसरी बिंदु का नियामक x2 है और y2 है, तो दोनों के बीच की दूरी, है ना, ए और बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी होता है दोस्त रूट अंडर एक्स के अंतर का स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, है ना। दो बिंदु का नियामक यदि आपको पता है तो दोनों के बीच की दूरी आप ऐसे निकालते हो, x के अंतर इसका वर्ग, y का अंतर इसका वर्ग, रूट अंडर। सही है। तो यही चीज हम यहाँ पे भी कर लेंगे। एक बिंदु का नियामक दिया हुआ है 0, 0 और दूसरी बिंदु का नियामक दिया हुआ है 2, 3। तो दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0 x का अंतर प्लस y का अंतर, है ना। अब देखो यहाँ पे 0 माइनस 2 लिखे कि 2 माइनस 0 लिखे, इस कंफ्यूजन में मत पड़ना, जो आए सिर्फ देखना है x का अंतर लिखना है और y के अंतर लिखना है। x2 माइनस x1 लिखो चाहे x1 माइनस x2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि मेरे भाई स्क्वायर लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है, माइनस में भी आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर है तो प्लस बन जाएगा वो, है ना। तो इस कंफ्यूजन में मत रहना, याद रखना रूट अंडर x का अंतर का वर्ग और y के अंतर का वर्ग। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर -2 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग, कितना, -2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9। तो ये कितना हो गया, रूट अंडर 13। अब रूट में से ये 13 बाहर नहीं निकलेगा, बाहर निकलने के लिए इसको जोड़े में आना पड़ेगा, जो कि जोड़ा में है नहीं ये। अब जोड़ा में नहीं है तो ये बाहर नहीं निकलेगा। सही है। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है, बोल रहा है कि एक अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन दिया है मेरे भाई, अर्धगोला का आयतन ये दिया है 194.04 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि अर्धगोला का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। अर्धगोला का टोटल क्षेत्रफल, है ना, संपूर्ण क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल।
तो हमें ये तो पता है कि भाई अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा। यदि ये अर्धगोला है तो इसका टोटल क्षेत्रफल कितना होगा। ये वाला हिस्सा का क्षेत्रफल होगा आधा क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला हिस्सा का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला का टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये हम कब निकाल पाएंगे, है ना, 3 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को तो हमको पता ही नहीं है, गोला का त्रिज्या तो हमें पता ही नहीं है। तो ये त्रिज्या हम कहाँ से निकाल देते हैं, त्रिज्या हम निकाल देते हैं यहाँ से, है ना। त्रिज्या हम निकाल देंगे यहाँ से। देखो बोल रहा है अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है, तो अर्धगोला का आयतन मतलब आधा गोला का आयतन, है ना। तो पूरा गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आधा गोला का आयतन मतलब 2 का भाग दे देंगे। पूरा गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधा गोला का आयतन कितना होगा 2 से भाग दे देंगे, आधा हो गया। किसके बराबर है, ये 194.04 के बराबर है ना। अब ये इसके बराबर है, तो यहां से हम क्या करना है आर का वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। कैसे निकाले, सबसे पहले तो 2 को इधर दे देते हैं गुना में। 4/3 पाई आर क्यूब कितना 194.04 गुना 2। फिर हम आर क्यू निकालेंगे, जोड़ा लग गया। तो आर का वैल्यू कितना 21 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर। अब आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर आ गया है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे अर्धगोला का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखो 3 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर का मतलब 21 का स्क्वायर। तो कितना 3 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21, 7 से भाग दोगे 7 या 21, गुना कर लोगे ये, तो ये हो जाएगा 66 गुना 63। अब इसको गुना करोगे तो ये आएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर होने वाला है ए नंबर। इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है मेरे भाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है, तो अर्धगोला मतलब आधा गोला, है ना। तो हम यहां से क्या किए त्रिज्या निकाल दिए। कैसे त्रिज्या निकाले, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आधा गोला मतलब आधा, 2 का भाग दे दिए। अब यहां से हम सोल्व करके क्या किए त्रिज्या आर का वैल्यू निकाल दिए। अब इसी क्वेश्चन में से हम जो दिया हुआ डाटा था इसमें से हम त्रिज्या निकाल दिए गोला का। अब हमसे इसमें पूछ रहा है कि अर्ध गोला का क्षेत्रफल बताइए। जो आधा गोला है इसका आयतन दिया हुआ है, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आधा गोला का क्षेत्रफल मतलब आधा क्षेत्रफल तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाले सतह का क्षेत्रफल कितना पाई आर स्क्वायर, है ना। तो आर का वैल्यू हमें पता चल गया है, तो पता चल गया आर का वैल्यू रख करके गुना उना कर दिए, कितना 3158 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई प्रायिकता से क्वेश्चन है ना। बोला निश्चित घटना की प्रायिकता। प्रायिकता, प्रायिकता दोस्त हम लोग कैसे निकालते हैं ना, तो आपको याद होगा यदि ये चैप्टर पढ़े हो तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम की संख्या, परिणामों की संख्या अब बट्टा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, है ना। और इसी में हम लोग देखते थे कि प्रायिकता क्या होता है, किसी घटना का प्रायिकता निकालते हैं। प्रायिकता किसी घटना की निकालते हैं। ये घटना निश्चित घटना हो सकता है, निश्चित घटना हो सकता है ना। घटना या तो निश्चित होगा या अनिश्चित होगा, अनिश्चित। जो निश्चित घटना होगा मेरे भाई उसका परिणाम भी फिक्स होगा और कुल परिणाम भी फिक्स होगा, मतलब उसका प्रायिकता 1 होगा। और अनिश्चित परिणाम मतलब घटना होने का चांस ही नहीं है ना, घटना होने की संभावना ही नहीं है, तो उसके लिए प्रायिकता कितना होगा 0। बाकी इसके बीच में, बाकी प्रायिकता क्या होगा इसके बीच में होगा, बाकी प्रायिकता इसके बीच में होगा, है ना। मतलब प्रायिकता निश्चित घटना के लिए 1 होगा, और जो अनिश्चित घटना होगा, नहीं होने वाला घटना है, उसके लिए प्रायिकता 0 होगा। बात समझ में आए। अच्छा, बाकी जो प्रायिकता होता है ना ये निश्चित और अनिश्चित के बीच की होती है,
1/2, 2/5, ये सब जो कुछ भी आप निकालते हो ना, ये दोनों के बीच का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर 1 आने वाला है ना। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना? 1। क्वेश्चन जो दिख रहा है इसमें पूछ रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो त्रिकोणमिति में 3 आइडेंटिटी आप पढ़े होंगे, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो इसके लिए देखिए हम ये फार्मूला से पूछा गया क्वेश्चन है ना। कौन सा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है, उधर भेज दोगे तो प्लस में, तो भेज दो इधर। तो सेक स्क्वायर थीटा को उधर भेज दोगे तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा। यही हमसे पूछ रहा था कि ये किसके बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। आंसर इसका होने वाला है ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 1/√3 ये 4 ऑप्शन में से किसके बराबर है। तो यदि आपने वैल्यू याद कर रखा है तो आप यहाँ पे आंसर कर लोगे। वैल्यू बोलने का मतलब क्या होता है दोस्त? कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई का मतलब 180 डिग्री। तो सोचो पाई/3 का मतलब कितना हो गया? 180 में 3 का भाग दोगे कितना? 60 डिग्री। उसी तरह से पाई/6 का मतलब कितना हो गया? 180/6 कितना? 30 डिग्री, है ना। तो सिंपल सी बात है कि यदि हम ये लिखे हैं साइन पाई/3 में, इसका मतलब साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री के कितना? √3/2। कॉट ये कितना हो गया? 6 × कॉट 60 डिग्री। तो 6 कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, है ना। तो ये भी आपका हो गया 6/√3। ये tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। ये हो गया कॉट 30 डिग्री √3। यदि ये वैल्यू आपने याद कर रखा है तो आप आसानी से आंसर दे दोगे कि ये 1/√3 किसके बराबर होगा? tan 30 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर? ये होगा tan पाई/6 के बराबर। किसके बराबर? tan पाई/6। ऑप्शन नंबर 3 मतलब सी, तीसरा ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, है ना। और ये वैल्यू तो आप याद किए होंगे, ये वैल्यू आप लोग तो याद किए होंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन थीटा 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2, 1/√2, √3/2, 90 डिग्री पे 1। कॉस थीटा 0 डिग्री पे 1, 30 डिग्री पे √3/2, 45 पे 1, 60 डिग्री पे 1/2, 90 डिग्री पे 0, है ना। इस तरह से ये वाला वैल्यू तो आपने पूरा त्रिकोणमिति में टोटल कितने अनुपात होते हैं? टोटल 6 अनुपात होता है। और सबके लिए आपने ये वैल्यू याद कर रखा होगा। और यदि ये वैल्यू आपने याद कर रखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से आप दे दोगे। पूछ रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा। तो याद रखना दोस्त, रैखिक समीकरण जो होता है, रैखिक समीकरण, है ना, इसका घात 1 होगा। रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, इसका घात 2 होता है। इसका घात 2 होता है। देखो नाम में ही लिखा है द्विघात, मतलब घात 2 होगा। रैखिक लीनियर मतलब 1 होगा, है ना। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण का घात कितना होगा, तो रैखिक समीकरण का घात कितना होगा? 1 होगा, है ना। अब समीकरण का घात क्या होता है, पद क्या होता है, ये सब चीजें यदि आपको दिक्कत है तो आप लॉन्ग वीडियो देख सकते हो इसी चैनल पे। बहुपद चैप्टर में जाइए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, बहुपद चैप्टर है, वहां पे आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो उसको। पूछ रहा है कि tan पाई/2 का वैल्यू कितना होगा। पाई/2 का मतलब होता है दोस्त 90 डिग्री, tan 90 डिग्री। और यदि आपने चार्ट याद किया होगा, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन बनाया था इससे पहले, है ना, यदि वो चार्ट आपको पता है तो tan 90 डिग्री होता है अपरिभाषित। tan 90 डिग्री क्या होता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित को दोस्त यदि डिफाइन करना चाहो ना तो tan 90 डिग्री ये होता है, tan 90 डिग्री होता है 1/0, 1/0। और आप लोग दोस्त परिमेय संख्या का परिभाषा बहुत अच्छा से जानते हो। परिमेय संख्या, इसकी जब भी परिभाषा पढ़ते हो तो बोलते हो P/Q के रूप में होना चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये नंबर P/Q के रूप में है और Q 0 है, जबकि ये बोल रहा है 0 नहीं होना चाहिए।
ये कह रहा है कि जीरो नहीं होना चाहिए, जबकि ये जीरो है, इसीलिए हम बोलते हैं अपरिभाषित। इसीलिए क्या बोल देते हैं? अपरिभाषित बोलते हैं। तो tan 90 डिग्री का मान कितना होगा? अपरिभाषित, अनडिफाइंड होगा, इन्फिनिटी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो का आप देख रहे हो, क्लास 10th के स्टूडेंट हो, 2026 में एग्जाम देने वाले हो, और आप ही के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, है ना। यदि इस वीडियो से आपकी गणित की रिवीजन हो रही है, आप यहाँ से कंसेप्ट सीख रहे हो, मैथ में जो आपका डर था, जो मैथ हमसे नहीं बनेगा, नंबर मेरा कम हो जाएगा, परसेंटेज मेरा कम हो जाएगा, यदि उसमें आपकी सुधार आ रही है, आप डे बाय डे यदि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, और निश्चित रूप से प्रोग्रेस करते ही होगे, यदि वीडियो डे बाय डे देखते हो तो निश्चित तौर पे आपकी गणित में सुधार आ रहा होगा। तो दोस्त मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने प्यारे और अपने अच्छे अच्छे दोस्तों के ग्रुप में, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो या और भी कहीं पे आप कुछ कोई ग्रुप चला रहे हो, वहां पे वीडियो की लिंक को जरूर शेयर करना। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 और -3 किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश देखो होता क्या है कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, दोनों एक्सिस मिल करके इस पूरी प्लेन को कितने हिस्से में बांट दिया? 4 हिस्से में। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। नंबरिंग ऐसे ही याद रखना, x एक्सिस और y एक्सिस मिल के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, नंबरिंग ऐसे ही याद रखना, 4 हिस्से में बांट दिया। इधर से मत बोल देना कि ये 1 नंबर सर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ऐसे मत बोलना है। 1 नंबर 2 नंबर ऐसे गिनती मत करना, जैसे मैंने लिखा है नंबर वैसे ही आप याद रखना। x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मिल करके इस प्लेन को कितने हिस्से में बांटा? 4 हिस्से में। इसी को चतुर्थांश बोलेंगे। एक हिस्सा मतलब एक चतुर्थांश, ये हिस्सा दूसरा चतुर्थांश, ये वाला तीसरा चतुर्थांश, ये वाला चौथा चतुर्थांश, है ना। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चौथा चतुर्थ पाद, सही है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये वाला बिंदु किस में होगा? तो ये वाला बिंदु देखो, ये होता क्या है कि मैंने बताया आपको, x एक्सिस और y एक्सिस क्या होता है? जीरो पे होता है। शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो से। x भी जीरो और y भी जीरो, है ना। अभी जस्ट इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन बताया था, 2-4 क्वेश्चन पीछे, है ना। तो यदि x जीरो से शुरुआत होगा तो देखो इधर क्या होगा? प्लस में। x इधर क्या होगा? प्लस में। y इधर क्या होगा? प्लस में। x इधर क्या होगा? जीरो से पीछे x होगा माइनस में, और जीरो के पीछे y होगा माइनस में। मतलब इसमें जो नंबर आने वाला है तो ये बिंदु, है ना, जिसका नियामक लिखेंगे तो x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा। इसमें जो नियामक होगा उसमें x क्या होगा? माइनस होगा, और y क्या होगा? प्लस में होगा। इसमें जो नियामक लिखेंगे वो x होगा माइनस में और y होगा माइनस में। इसका जो नियामक लिखेंगे x होगा प्लस में और y होगा माइनस में। एक्स वाई का वैल्यू जो कुछ भी रहे, है ना, लेकिन हम इस तरीके से नियामक को ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो बिंदु लिखा गया ना मेरे भाई, 4 और -3, तो इसमें पहले वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है। हमेशा याद रखना, पहला x होता है और दूसरा वाला y होता है। x वाला प्लस में और y वाला माइनस में, x वाला प्लस में, y वाला माइनस में। मतलब ये किस चतुर्थांश में है? तो ये मेरे भाई चतुर्थ चतुर्थांश में है। किस में? चतुर्थ चतुर्थांश में है ना, चौथा वाला में होगा। इसका आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का आंसर होगा चतुर्थ चतुर्थ, डी नंबर ऑप्शन। इसका ऑप्शन कौन सा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पे बना कोण। अच्छा ये देखो, ये यदि वृत्त है ना, तो इसका ये केंद्र पे टोटल कितना कोण बनेगा? सोचो, यदि वृत्त का केंद्र है, इसको ऐसे डंडा लेकर के ऐसे ऐसे यदि हम पूरा नचा दिया, ऐसे, है ना, ऐसे नचा दिए, तो यदि एक बार ये पूरा नाचेगा तो यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनेगा। कितना? 360 डिग्री का, है ना। यदि मान लो यहाँ से एक डंडा लिए और इस तरह से ऐसे पूरे नचा देंगे, तो एक बार पूरे नचाएंगे तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। याद रखिएगा, वृत्त में टोटल कोण 360 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन दोस्त कह रहा है कि ये दिया गया आंकड़ा में से बहुलक क्या होगा? बहुलक के लिए याद रखना, जो अधिकतम बार रिपीट किया हो। बहुलक का मतलब जो अधिक बार रिपीट करता हो, बहुलक, है ना, जो बहुत बार आता हो, बहुत बार आता हो, है ना, वैसा आंकड़ा जो बहुत बार रिपीट किया हो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुलक। तो आप देखो, इस नंबर को देखने से ही पता चल रहा है कि ये 5 बहुते बार आया है। 1 2 3 4, 5 कितने बार है? 4 बार।
बाकी अब कुछ भी नहीं। देखो 3 एक बार है, 2 भी एक बार, 7 एक बार, 8 एक बार। तो इस प्रश्न का बहुलक क्या होगा? बहुलक 5 होगा। आंसर क्या होगा? बहुलक 5। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बोल रहा है दिया गया डाटा में से बहुलक क्या होगा? तो 5 होगा बहुलक। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है ना। तो प्रश्न में बोल रहा है कि DE समांतर है BC का, DE समांतर है BC का। तो BC का लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो DE का लंबाई पूछ रहा है, DE का लंबाई पूछ रहा है। तो दोस्त देखो होता क्या है कि यहाँ पे आपको दो गो त्रिभुज दिख रहा है। एक त्रिभुज दिख रहा है ABC और दूसरा त्रिभुज दिख रहा है आपको ADE। दो त्रिभुज दिख रहा है और ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। कैसे समरूप त्रिभुज है? तो देखो दोनों त्रिभुज में ये कोण उभयनिष्ठ है, कोण A बड़का त्रिभुज में भी और कोण A छोटका त्रिभुज में भी है। सही बात है। देखो ये दोनों समांतर है, समांतर है इसका मतलब ये कोण जितना होगा उतना ये कोण भी होगा, है ना। और जितना ये कोण होगा उतना ये कोण भी होगा। तो तीनों कोण आपस में दोनों त्रिभुज का समान है या नहीं है? बराबर है। और तीनों कोण बराबर है तो आप लोग पढ़े होंगे ए कोण 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 प्रमेय से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसका? त्रिभुज ADE का। और समरूप त्रिभुज में भुजा अनुपात में बराबर होता है, भुजा अनुपात में बराबर होगा, है ना। तो हम यहां से लिख सकते हैं मेरे भाई कि AB अब बट्टा में AD बराबर में लिख सकते हैं BC बट्टा में DE। लिख सकते हैं ना, ये बट्टा में ये बराबर ये बट्टा में ये लिख सकते हैं। देखो प्रश्न में कह रहा है कि D क्या है? AB का मध्य बिंदु है। D क्या है? AB का मध्य बिंदु, मतलब AB यदि जितना है उसका आधा ये है। सही बात है। AB यदि मान लो x है, AB को यदि हम x बोल दे तत्काल के लिए, तो ये इसको हम कितना बोलेंगे? x बटा 2, है ना। मध्य बिंदु का मतलब यही हुआ कि ये जितना होगा यहाँ से उतना आधा होगा। सही है ना। तो AB को यदि हम x लेते हैं तो AD को क्या लेंगे? x बटा 2। BC कितना है? 8 और DE हमको निकालना है। चलिए ये उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? x बटा में x ऊपर में 2 बराबर 8 बटा में DE। x x कट गया, D कोना कोना गुना कर दोगे तो 2DE बराबर 8। तो DE बराबर कितना हो जाएगा? 8 बटा 2 कितना? 4। तो DE का मान कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न में जो हमसे पूछ रहा था DE का वैल्यू निकालिए, तो DE का वैल्यू कितना निकलेगा? 8 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर। दोस्त फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि इस वीडियो को आप शुरू से देख रहे हो, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बस कुछ दिनों के बाद 2026 फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है और उसी को ध्यान में रख करके मैं एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के बोर्ड लेवल तक आपकी मैथ रिवीजन करवा रहा हूं। रैंडमली क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूं, है ना। और यदि आप यहां से सीख रहे हो, आपकी कंसेप्ट का रिवीजन हो रहा है, यदि आप में को मैथ में भरोसा हो रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना, है ना। और यहाँ से आप मैथ बिल्कुल ही लेमन लैंग्वेज में हम सिखा रहे हैं आपको। मुझे नहीं पता कि आप जो वीडियो देख रहे हो आपको कितनी गणित आती है, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मैं उन स्टूडेंट को मैथ पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ जो बिल्कुल ही मैथ में कुछ नहीं जानता है। ऐसे विद्यार्थियों को मैं यहाँ से एक छोटी सी उम्मीद की किरणें जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को, और देखने से पहले आप लोग कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए, है ना। जब भी मैं कोई क्वेश्चन यहाँ पे बनाता हूँ तो उससे पहले वीडियो को रोकिए और अपने खुद से ट्राई कीजिए। यकीन मानो दोस्त, ये डेली बाय डेली जो वीडियो आ रही है आपके सामने, आप प्रैक्टिस करके देखो, कुछ एक दिन की प्रैक्टिस करके देखो, 2-4 वीडियो को प्रैक्टिस करके देखो, आपकी कंसेप्ट न बिल्ड हो जाए, आपको अपने मैथ पे भरोसा ना आ जाए, तो फिर आप कमेंट में बताना। और इस वीडियो से आप कितना सीख रहे हो ये भी आप कमेंट में बताना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं कि सिक्का है को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, यही आपसे पूछ रहा है उस क्वेश्चन में।
तो देखो दोस्त, सिक्का मतलब होता है रुपया, है ना। क्रिकेट आप लोग खेलते हो तो टॉस करते हो, टॉस, है ना। तो इस सिक्का को उछालोगे तो या तो आपका चित आएगा या नहीं तो पट आएगा। एक ही सिक्का की बात कर रहा है, एक ही सिक्का की बात कर रहा है ना। तो या तो चित आएगा या नहीं तो पट आएगा। प्रायिकता हम लोग कैसे निकालते हैं? प्रायिकता निकालते हैं अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम सिक्का उछाल रहे हैं और हमसे पूछ रहा है चित आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता जब भी हम निकालेंगे दोस्त, तो मेरे लिए अनुकूल परिणाम क्या है? एक को सिक्का उछालेंगे तो एक के बाद चित आ सकता है, आएगा या नहीं आएगा वो बात की बात है। लेकिन एक सिक्का उछालेंगे तो चित्त मेरे लिए कई बार आएगा? एक ही बार आएगा। तो अनुकूल परिणाम कितना? एक। अब टोटल परिणाम मतलब या तो चित्त भी आ सकता है या नहीं तो पट भी आ सकता है। तो टोटल परिणाम कितना? 2। तो प्रायिकता कितना हो जाएगा? प्रायिकता हो जाएगा 1/2। प्रायिकता कितना? 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? 1/2। अगला क्वेश्चन दोस्त समांतर श्रेणी एपी से है ना। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 4, 10, 16, 22, 28, इसमें हमसे पूछ रहा है कि सार्व अंतर क्या होगा। हाँ, क्वेश्चन यही है। इसमें पूछ रहा है कि सार्व अंतर क्या होगा। तो सार्व अंतर मतलब होता है दोस्त, सार्व अंतर, इसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि दोनों टर्म के बीच में कितना का अंतर है। और आप ध्यान से देखो, 4 में 6 जोड़ दिए तो 10, 10 में 6 जोड़ दिए तो 16, 16 में 6 जोड़ दिए तो 22, 22 में 6 जोड़ दिए तो 28। मतलब एक निश्चित संख्या को जोड़ने पे अगला नंबर प्राप्त हो रहा है ना। अब रही सार्व अंतर, तो अंतर कितना का है? 6 का है। अब हम ये 6 प्लस में बोले 6 या माइनस में बोले 6, है ना। तो हमेशा याद रखना, सार्व अंतर आप जब भी निकालना ना तो 2 नंबर को पकड़ लेना। कहीं से भी 2 नंबर ले लो, यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, चाहे यही दोनों ले लो, चाहे ये दोनों ले लो, कहीं से भी 2 नंबर को लेना लगातार। 2 लगातार नंबर को लेना। क्या करना? सार्व अंतर के लिए 2 लगातार नंबर लेना, लगातार नंबर संख्या, है ना। अब 2 लगातार संख्या में क्या करना? अगला संख्या में से पछला भी घटा देना, अगला संख्या में से घटा देना पिछला वाला संख्या, पिछला संख्या, है ना। मतलब मान लो यही हम 10 और 16 लेते हैं, तो 16 में से क्या करना? 10 को घटा देना, कितना? 6, प्लस वाला 6, सार्व अंतर होगा, है ना। मान लो यही 2 लेंगे तो अगला 28 में से 22 घटा दोगे, कितना? 6। हमेशा याद रखना, एपी में जब भी सार्व अंतर निकालना है तो 2 लगातार संख्या लेना है, अगला नंबर में से पिछल का नंबर घटा देना है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि दिया गया श्रृंखला एपी में है या नहीं है, फिर भी हम यही काम करेंगे। यदि यहाँ तो बोल रहा था कि ये एपी में है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस हमसे पूछ रहा था सार्व अंतर, तो हम घटा दिए। 2 लगातार संख्या लेना है, अगला में से पिछला वाला को घटा देना है ना। लेकिन सोचो यदि हमसे पूछता कि ये श्रृंखला दे देता, हमसे पूछता कि जांच के बताइए ये एपी में है या नहीं है, तो क्या करते? इसी तरह से हम 2 नंबर लेते, है ना। इसी तरह से 2 नंबर लेते, अगला वाला में से पिछल का वाला घटा लेते। लेकिन एक के बार नहीं करते, जैसे यहाँ पे 16 10 में किए ना, उसी तरह से 28 22 में करते, 4 10 में करते, 22 16 में करते। 2-3 नंबर कहीं कहीं से लेते, 2-3 बार कहीं कहीं से लेते और देखते सबके पास यदि यही संख्या सेम आ रहा है, सब में यदि सेम आ रहा है तो हम बोल देंगे कि ये एपी में है। यदि अलग अलग आता, मान लो ये प्लस में आ गया, ये माइनस में, या 5 आ गया, 7 आ गया, है ना, अलग अलग आ गया, तो एपी में नहीं होगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर, सार्व अंतर आपसे पूछ रहा था तो सार्व अंतर 6 होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात, है ना। त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज? तो समरूप है, समरूप त्रिभुज है जिसमें भुजा का अनुपात है, भुजा का अनुपात ये दिया है 4:9। तो हमसे पूछ रहा है कि इसी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात। तो याद रखना, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है भुजा का अनुपात, भुजा के अनुपात का वर्ग, भुजा के अनुपात का वर्ग।
समरूप त्रिभुज के भुजा का जो अनुपात दिया हुआ है इसी के यही त्रिभुज के समरूप त्रिभुज है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इसी भुजा के वर्ग कर दोगे तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। मतलब 4:9 जो दिया है इसका वर्ग कर दोगे तो 16/81, मतलब अनुपात होगा 16:81 आंसर। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 16:81 होगा। आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्त कि 1/√3 इनमें से किसके बराबर है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√3 इनमें से किसके बराबर है। तो किसके बराबर है इसके लिए आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा, बिना याद रखे आप नहीं बता सकते हो। कैसे बताओगे, sin 60 डिग्री का मान होता है √3, sin 60 डिग्री का मान √3, cos 45 का मान 1/√2, sin 30 का मान 1/2, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। तो आपसे पूछ रहा है 1/√3 किसके बराबर होगा, तो tan 30 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर, tan 30 डिग्री के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वैसे देखो ये चार्ट आप याद किए होंगे, और यदि बार बार भूल जाते हो, भुला देते हो, तो मेरी एक छोटी सी जानकारी को याद रखना है ना। ये क्वेश्चन पूछ रहा था ना 1/√3 किसके बराबर होगा, tan 30 डिग्री के बराबर होगा, है ना। ये वैल्यू को याद करने के लिए एक छोटी सी जानकारी मेरी तरफ से शेयर याद करना। देखो आप लोग कौन सा वैल्यू याद रखते हो, आप लोग वैल्यू याद रखते हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। याद रखते हो आप लोग साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए, टेन थीटा के लिए, है ना। बाकी तो उल्टा है, बाकी क्या है, कॉसेक थीटा। ये क्या है, साइन थीटा का उल्टा है सेक थीटा, ये है कॉस थीटा का उल्टा, और कॉट थीटा ये है टेन थीटा का उल्टा। अच्छा वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टेन थीटा होता है साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दे दोगे ना तो टेन थीटा निकल जाएगा। साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दे दोगे तो टेन थीटा निकल जाएगा। बस मैं ये आपसे ये बता रहा हूँ कि ये वैल्यू जो आप याद करोगे ना तो ऐसे याद, यदि याद किए हो तो ठीक है, बार बार भुला जाते हो तो एग्जाम में आप क्वेश्चन छोड़ने से बढ़िया है कि एक छोटी सी जानकारी आप याद रखना। क्या, देखो 0 डिग्री से शुरू किए हो ना, तो 0 डिग्री से शुरू किए हो तो आप इसको 0 से शुरू करना है। 0 1 2 3 4, कहाँ तक पहुंचा, 4 तक। कहाँ तक, 4 तक। तो 4 का भाग लगा देना सब में 4 का भाग दे दो, है ना। अब सब में 4 का भाग दे दिया, रूट अंडर लगा लो। क्या लगा दोगे, रूट अंडर, सब पे लगा दो। अब इसको दोस्त सोल्व करोगे ना तो ये देखो 0/4 निकलेगा 0, 1/4 होगा 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा मतलब 1/√2, ये होगा √3/2 और ये हो जाएगा 1। अब ये जो वैल्यू आप निकाले हो ना ऐसे करके, ये साइन थीटा के लिए निकाले हो। ये जो वैल्यू आप निकाले हो किसके लिए निकाले हो, साइन थीटा के लिए निकाले हो। इसी को उल्टा करके लिख दो, एक इधर से लिखे हो ना, इधर से लिख लो 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये आपको लिख लिए कॉस थीटा के लिए। किसके लिए, कॉस थीटा के लिए। टेन थीटा के लिए हम बताए हैं आपको, साइन में कॉस का भाग दे दो, 0 में 1 का भाग दोगे तो 0 होगा, इसमें भाग दोगे तो 1/√3 होगा, ये 1 होगा, ये √3 होगा और ये अपरिभाषित हो जाएगा। साइन का भी निकला, कॉस टेन का भी निकला, इसी को उल्टा के लिख दोगे तो ये तीनों भी निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी जानकारी यदि आप ये याद रखते हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समय लगा करके, दिमाग लगा करके एग्जाम हॉल में बना सकते हो और आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। तो ये तो तब जब आप विकट परिस्थिति में फंस जाओ, क्वेश्चन छोड़ने का इच्छा ना हो, सामने में क्वेश्चन आ जाए, है ना। याद रखना 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 पे पहुंचे तो 4 का सब में भाग दे दिए, फिर सबके रूट लगा देंगे तो ये साइन के लिए वैल्यू निकलेगा, साइन थीटा के लिए। इसी को उलट दोगे तो कॉस थीटा के लिए, साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दे दोगे तो टेन थीटा के लिए। बाकी ये सब तो एक दूसरे का उल्टा है। चलिए दोस्त, तो उम्मीद करते हैं कि इस सेशन से आपका मैथ रिवीजन हुआ होगा, एक एक क्वेश्चन को आप बनाए होंगे, समझे होंगे, कंसेप्ट की भी जानकारी आपकी हुई होगी। और ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज को लेकर के हम डेली बाय डेली आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आपके सामने यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। यदि ये सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा, यहाँ से आपने कुछ सीखा, आपका वाकई सही मायने में यदि आपका मैथ का रिवीजन हुआ, तो दोस्त फिर से एक रिक्वेस्ट है,
चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में चैनल की ये वीडियो की लिंक को जरूर शेयर करना है ना। और कैंडली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आपने सबसे बेहतरीन पार्ट आपको क्या लगा, सबसे बेहतर आपको कौन सी क्वेश्चन लगी, है ना। इस वीडियो से आपने कितना क्या सीखा, एक छोटा सा कमेंट जरूर करना। वीडियो का कमेंट एक छोटा सा जरूर आप करना कि ये वीडियो फीडबैक के रूप में करना यार, ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।